हेलो गाइस। सो आज हम पढ़ेंगे इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़। तो कोई भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू जस्ट हैव टू इमेजिन व्हाट आई एम सेइंग। एंड क्योंकि हमें पता है वर्ड्स से ज़्यादा हमारे दिमाग में पिक्चर्स हमें याद रहता है, तो पूरा जो नोट्स है वो जैसे बचपन में पढ़ते थे ना, बहुत सारे फ़ोटोज़ और पिक्चर्स और कार्टून्स होते थे, तो उसके थ्रू हम लोग इसको पूरा रिवाइज़ करेंगे। तो सबसे पहले आईबीडी में जो है हमारे दिमाग में क्वेश्चन उठना चाहिए कि आईबीडी सुन के ही आना चाहिए कि आईबीडी होता क्या है ना। तो आईबीडी एक आइडियोपैथिक, मतलब जिसका कॉज हमें नहीं पता है, आइडियोपैथिक डिजीज़ है जो कि क्रॉनिक होता है और इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, नॉट इन्फेक्शन। तो आईबीडी इज़ क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी आइडियोपैथिक डिजीज़, तो इसका कॉज हमें एग्जैक्ट पता नहीं है। नाउ इसका कोर्स कैसा होता है, मतलब कि पहले रहता है, फिर इन्फेक्शन हुआ, फिर ख़त्म, कभी नहीं होगा, या फिर कैसा। तो ये जो है क्रॉनिक रिलैप्सिंग है, मतलब ये डिजीज़ तो है ही क्रॉनिक, और साथ में ये ठीक होगा, बार बार रिलैप्स करते रहेगा, फिर आ जाएगा, फिर मतलब नॉर्मल पीरियड्स के बीच मतलब नॉर्मल भी इंसान रहता है, फिर बीच में रिलैप्स होता रहता है बीमारी इसका, फिर से आएगा जाएगा, ऐसा होता रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आना चाहिए आपके दिमाग में कि ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉमन है इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, मतलब कि लोकेशन के हिसाब से, क्या ये वेस्टर्न, ईस्टर्न, साउथ ईस्ट, कहाँ पे। तो कोई भी डेवलप्ड कंट्री हो, डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। तो हमारा इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्री है, तो इसलिए इसके केसेस यहाँ पे बहुत कम है, लेकिन मोस्ट कॉमन जैसे यूएसए है, यूके है, तो डेवलप कंट्रीज़ में ये ज़्यादा कॉमन होता है, तो वहाँ के लोगों में ये ज़्यादा हम लोग को मिलेगा ये इन्फ्लामेशन। अब जेंडर के हिसाब से देखें तो ये हम लोग पूरा एपिडेमियोलॉजी कवर कर रहे हैं। तो जेंडर में किस में कॉमन रहता है, फीमेल में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक सुंदर से पिंक कलर का टॉप पहनी है फीमेल, और उसके हाथ में ओसीपी है। तो ओसीपी के यूज़ करने वाले फीमेल में ये ज़्यादा मोर कॉमन होता है, हार्मोनल इसका रिलेशन हो सकता है बाय एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी के अकॉर्डिंग। अब एज डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो इसके दो पिक होते हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप कि फर्स्ट पिक जो रहता है 20 to 30 के में फर्स्ट पिक रहता है इसका इंसिडेंस का, और सेकंड पीक जो रहता है 60 से 70 जब ओल्ड एज के रहते हैं। तो इन दोनों एज ग्रुप में हम लोग को इसका पीक देखने को मिलेगा, मतलब ये पाया जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि स्मोकिंग का क्या रिलेशन है अल्सरेटिव कोलाइटिस से। तो यहाँ पे देखो क्रोन्स डिजीज़ में स्मोकर्स स्मोकिंग जो है वो उसको एग्जैगरेटेड करता है, मतलब क्रोन्स डिजीज़ स्मोकर्स में ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस में स्मोकिंग इज़ अ प्रोटेक्टिव फैक्टर, दैट मीन कि इसका मतलब ये नहीं कि स्मोकिंग करने लग जाओ, स्मोकिंग बस से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब इन्फ्लामेशन का उतना कुछ रिलेशन नहीं है, ऐसा है। तो क्रोन्स में स्मोकर्स में होता है, और अल्सरेटिव कोलाइटिस में स्मोकिंग इज़ प्रोटेक्टिव। अब ग्रेटेस्ट रिस्क फैक्टर, मतलब क्या रिस्क फैक्टर होगा कि उसके में आईबीडी होगा, ठीक है। अब है रिस्क फैक्टर, मतलब किनको ज़्यादा होने के चांसेस हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो जैसा कि मैं पहले बताई कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में ही ज़्यादा प्रेवलेंट है, तो ऑब्वियसली कुछ जेनेटिक फैक्टर होगा ना। तो जिसके फैमिली में ये रन हो रहा है, तो फैमिली हिस्ट्री इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड मोर इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर हैविंग आईबीडी, इसलिए हमारे इंडिया में किसी को नहीं होगा। यूएस वगैरह से कोई यदि इंटर बाउंड्री मैरिज करता है तो हो सकता है कि हमारे इंडिया में तब तक आ जाए, लेकिन फैमिली हिस्ट्री जो है ये मेजर रिस्क फैक्टर है। तो यहाँ पे फैमिली का फ़ोटो देख के आपको याद रहेगा, फैमिली फ़ोटो लगा है। फिर ये हो गया स्मोकिंग वाला। अब कौन कौन से जीन्स जो होते हैं आईबीडी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो नोड 2 जीन, इसका याद रखना, नोड 2 है, एटीजी है, और IRGM, जीएम से कुछ मॉर्निंग, ER से कर लो, ईरा गुड मॉर्निंग, समथिंग कुछ, और नॉट। तो ये सारा इमेजिन करो और याद करो, यू डोंट हैव टू रिमेंबर द वर्ड्स ऑफ योर बुक, जस्ट ये बड़ा बड़ा ग्रीन में नोड है, पर्पल में एटीजी है देखो, और येलो कलर में IRGM। तो ये 3 जीन आपको याद हो गए, अच्छे से फ़ोटो देख लेना। अब क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं, अदर रिस्क फैक्टर, पहला तो इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फैमिली था, अब अदर रिस्क फैक्टर क्या है, अदर रिस्क फैक्टर है अल्टर्ड माइक्रोबायोटा, मतलब आपके जीआईटी के अंदर जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उसमें बदलाव आ जाए, तो ये फ़ोटो से इमेजिन करना, गुड बैक्टीरिया हैं उनमें अल्ट्रेशन हो रहा है। दूसरा जीआईटी के जो एपिथेलियल रहते हैं उसके डिसफंक्शन हो रहा है, जो लाइनिंग होती है। और तीसरा क्या है, हमारे बॉडी में जो हमारे आर्मी होते हैं, इम्यूनिटी, जो हमारे लिए इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ते हैं, उनका एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स, क्योंकि ये इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है ना। तो ये तीनों है अदर रिस्क फैक्टर। अब कैसे टाइप का इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन तो बहुत टाइप के होते हैं।
तो किस टाइप का होता है, तो ये है ट्रांसम्यूरल। ट्रांसम्यूरल मतलब जीआईटी के तीनों लेयर में सूजन होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंडोथेलियम में सूजन होगा, तो म्यूकोसा, सब म्यूकोसा और मस्कुलैरिस तीनों लेयर में सूजन होने वाला है, तो ये ट्रांसम्यूरल है। तो यहाँ से ये फोटो से आपको याद रहेगा ट्रांसम्यूरल इन्फ्लामेशन है। अब विच साइट आर मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व, तो जैसे कि हमें पता है कि IBD के दो टाइप्स होते हैं, क्रोन्स और अल्सरेटिव कोलाइटिस। क्रोन्स जो रहता है वो माउथ से लेकर रेक्टम तक पूरे बॉडी में कहीं भी हो सकता है, लेकिन उसमें भी मोस्ट कॉमनली पूछा जाए तो इलियम होगा, आइलियम और आइलियोसिकल वॉल्व के पास में होगा। तो ये फोटो से आइलियम एंड आइलियोसिकल वॉल्व मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता है, ये याद रखना। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाँ, रेक्टल मूवमेंट, रेक्टल का इन्वॉल्वमेंट कैसे रहता है। तो क्रोन्स में ये फोटो देखो, सारे जगह सूजन 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 है, बस रेक्टम वाले पोर्शन में नहीं है। इसका मतलब क्रोन्स में रेक्टम स्पेरिंग होता है, मतलब पूरे कोलोन में आपका इन्फ्लामेशन होगा, लेकिन रेक्टम को वो छोड़ देगा। रेक्टम यूजुअली स्पेरिंग होता है, तो ये फोटो से आपको याद रहेगा। एंड नो नीड टू रिमेंबर द पेज ऑफ योर नोटबुक, जस्ट रिमेंबर दिस इमेज, ठीक है। अब अल्सर के टाइप्स ठीक है, तो ये अल्सर वाला हम लोग बाद में इसको मैं बताऊंगी, क्योंकि जब हम लोग अल्सरेटिव कोलाइटिस पढ़ेंगे तभी अल्सर वाला काम आएगा। अभी मेनली IBD में हम लोग क्रोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो क्रोन्स का ही देखते हैं। अब नेक्स्ट ये है कि इन्फ्लामेशन होता है, लेकिन हम लोग को एक पैटर्न देखने को मिलता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स में डिफरेंस होता है। जो क्रोन्स होता है वो पैचेस के फॉर्म में होता है, पूरे बॉडी में कहीं, मतलब पूरे GIT में कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो कंटिन्यूअस होता है, पैचेस के फॉर्म में नहीं होता है। मतलब वो कंटिन्यूअस स्वेलिंग के रहेगा, और बीच बीच में ऐसे पैचेस बीच बीच में नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कंटिन्यूअस इन्फ्लामेशन जो है वो अल्सरेटिव कोलाइटिस में होता है, कंटिन्यूअसली एक तरफ रहेगा, और वो मोस्ट प्रेफर करता है अल्सरेटिव कोलाइटिस इन कोलोन में ही। लेकिन पैची मतलब जिसको यहाँ पे स्किप लीजन का नाम दिया गया। स्किप लीजन मतलब एक जगह पे लीजन स्किप कर दिया, मतलब नॉर्मल रहा GIT, फिर सूजन हो गया, फिर नॉर्मल, फिर सूजन, फिर नॉर्मल, फिर सूजन, तो ऐसे करके स्किप लीजन बनते हैं। तो स्किप लीजन जो है वो क्रोन्स में प्रेजेंट होता है। ये फोटो देख के याद रखना है, स्किप है, यहाँ पे स्किप किया हुआ है। अब क्रीपिंग फैट क्या होता है, क्रीपिंग फैट जो है वो यहाँ पे फोटो देखो कैसे रैप करके हुआ है, मेजेंट्री का जो फैट है। तो ये तो जब मेजेंट्री फैट बॉवेल को सर्कमफेरेंशियली रैप कर लेता है तो उसे क्रीपिंग फैट कहते हैं। तो हमारे जो भी कोलोन है उनको ही जो मेजेंट्री के फैट हैं वो सर्कमफेरेंस करके गिफ्ट रैपिंग जैसा रैप कर लें, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रीपिंग फैट, ठीक है। अब है कोबल स्टोन अपेयरेंस, भी हमको याद रखना पड़ेगा क्रोन्स से। तो इसको हम लोग पहले ऐसे याद करते थे, C फॉर कोबल स्टोन एंड C फॉर क्रोन्स डिजीज करके। तो इस तरीके से याद रख सकते हो कि सूजन को, यदि हम लोग एक सूजन को देखें अंदर में जाके कैसे दिखता है, तो वो इतना डेंस होता है कि हम लोग ऐसा लगता है कि पत्थर गड़ा के, जैसे घरों में आंगन बनाते हैं ना, डिज़ाइन एक करते हैं पत्थर पत्थर लगा के, तो वैसे अपीयरेंस होता है, ठीक है, कोबल स्टोन का अल्सरेटिव कोलाइटिस में। अब माइक्रोस्कोपिक में फाइंडिंग्स में आपको देख लीजिए, सबसे अंदर में लैंगर एंड जाइंट सेल मिलेगा, ठीक है। अब नॉन कैजिएटिंग ग्रेनुलोमा विथ लैंगर एंड जाइंट सेल्स, ये टिपिकल फाइंडिंग है क्रोन्स डिजीज़ का। तो एक और एग्जांपल याद कर लेना ग्रेनुलोमा का, यहाँ पे हम लोग को ग्रेनुलोमा मिलेगा, वो भी नॉन कैजिएटिंग टाइप का, ग्रेनुलोमा। यहाँ पे अंदर में है लैंगर एंड सेल्स, फिर एपिथेलियोइड सेल्स, और सबसे बाहर में हमारा लिम्फोसाइट है, ठीक है। अब मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या होता है क्रोन्स डिजीज़ का, तो इसमें डायरिया होके रखा रहेगा पेशेंट को, और साथ में क्लॉकी एब्डोमिनल पेन। क्लॉकी एब्डोमिनल पेन मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे वो बहुत ज़्यादा पेन होगा, इंटेंस पेन होगा। तो इंटेंस पेन, क्लॉकी एब्डोमिनल पेन सबसे कॉमन सिम्टम होता है, और बाद में इंटरमिटेंट डायरिया, ठीक है, फ्रिक्वेंट डायरिया वगैरह होते रहेगा उसको। अब अल्सरेटिव कोलाइटिस में और क्रोन्स, CD और UC में डिफरेंस है स्टूल में। CD में स्टूल जो होता है उसमें रेयरली म्यूकस होता है, या फिर ब्लड वगैरह रेयरली होता है, लेकिन अल्सरेटिव कोलाइटिस में क्योंकि अल्सर वहाँ फॉर्म हो रहा है ना, तो ब्लड म्यूकस बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे। तो यहाँ पे ये इमेज देख के आप याद रख सकते हो कि CD में जो है अल्सर जो है एकदम डीप में है, तो इसलिए वहाँ पे ब्लीडिंग वगैरह ये सब बहुत कम रहता है, रेयरली ब्लीडिंग वगैरह होता है। लेकिन क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस में अल्सर्स है ना, अल्सर फॉर्म हुआ है, तो इसलिए ब्लीडिंग वगैरह बहुत ज़्यादा होगा अल्सरेटिव कोलाइटिस में, ऐसे करके याद रख सकते हैं। क्योंकि क्रोन डिजीज में कोबल स्टोन है, तो अल्सर डीप फिशर्स में होता है, तो ब्लीडिंग उतना नहीं होता है। ये फोटो से आप याद रख सकते हो।
फिर नेक्स्ट है व्हाट आर पेरी एनल कॉम्प्लिकेशंस, मतलब एनस के अराउंड क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं दोनों डिजीज़ में। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्रोन्स डिजीज़ में। तो क्रोन्स डिजीज़ में हो सकता है कॉम्प्लिकेशंस फीसर, फिस्टुला, स्ट्रिक्चर और पेरिएनल एब्सेस, ये जो है कॉमन हो सकता है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा यहाँ पे ये भी समझ लेते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं। तो ये है, ठीक है, एनस और सराउंडिंग स्ट्रक्चर के बीच में फिशर बन सकता है, स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, पस बन सकता है। जैसे अभी तो यहाँ पे नीचे में लिखा है फिशर, फिशुला, स्ट्रक्चर और एब्सेस, पस बन सकता है। बाकी ये कॉम्प्लिकेशंस हैं, बट मोस्टली क्रोन्स में रेयरली म्यूकस, पस, ब्लड ऐसा दिखता है। ओके, अब मेजर कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं क्रोन्स डिजीज़ का। तो ऑब्वियसली क्योंकि बॉवेल की नैरोविंग हो जाएगी स्ट्रक्चर फॉर्म होने से, तो ऑब्स्ट्रक्शन सकते हैं आफ्टर नैरोविंग ऑफ बॉवेल, या फिर परफोरेशन हो सकता है, ठीक है, बॉवेल में होने की वजह से। तो ये मेजर कॉम्प्लिकेशन है। तो ऑब्स्ट्रक्शन, परफोरेशन या फिर मैलिग्नेंसी, ये मेजर कॉम्प्लिकेशंस है। अब इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, तो क्रोन्स डिजीज़ के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है वो सीटी स्कैन है, ठीक है। और तो सीटी स्कैन में ये पिक्चर याद कर लेना कि यहाँ पे दिख रहा है ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है नर्विंग ऑफ बॉवेल होने की वजह से, या फिर थिकनिंग ऑफ बॉवेल वगैरह, एवरीथिंग विल बी क्लियर इन सीटी स्कैन। सो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस विल बी सीटी स्कैन। अब अर्लीस्ट रेडियोग्राफिक साइन, ठीक है, तो इसमें याद रखना एप्थस अल्सरेशन, ये सबसे पहला रेडियोग्राफिक फाइंडिंग होता है। तो ये इमेज बस याद रखो, एप्थस अल्सर है सब जगह, इसके गम्स में है, टंग में है, देखो देखो इसमें ये वाला इमेज को देखो, तो ये याद रखना है एप्थस अल्सर, ये फर्स्ट रेडियोग्राफिक साइन है। अब है स्ट्रिंग साइन ऑफ कैंटोर। स्ट्रिंग साइन ऑफ कैंटोर क्या होता है, मतलब पतली पाइप जैसा साइन, पाइप जैसा, ठीक है, साइन। तो ये यहाँ पे होता है टर्मिनल इलियम पे, ठीक। तो यहाँ के वॉल जो है वो बहुत थिकंड हो गए हैं सूजन की वजह से, ठीक, और एकदम पतली सी जो टर्मिनल इलियम है एकदम पतला सा पाइप जैसा हो जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेन साइन ऑफ कैंथोर, ठीक, क्रोन्स डिजीज़ में। अब क्रोन्स डिजीज़ के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी कौन सी होती है, ठीक, तो इसमें क्रोन्स के लिए होगा एस्का एंटीबॉडी, जिसका फुल फॉर्म है एंटीसेक्रोमाइसिस सेरेविस-CMD। ये पूरा फुल फॉर्म जानने का कोई मतलब नहीं है। एस का एंटीबॉडी यहाँ पे दिया है, देखो मेन एंटीबॉडी जो है वह एस का एंटीबॉडी, तो बस इसी को याद रखो। फिर कॉमन मैनिफेस्टेशंस क्या क्या हैं स्किन में क्रोन्स डिजीज़ की वजह से, क्या क्या देखने को मिल सकता है ना। तो लेग्स में गैंग्रीन देखने को मिल सकता है, यहाँ पे ये फ़ोटो दिखाया है देखो, पायोडर्मा गैंग्रीनोसम, ठीक, तेज़ी से फैलने वाला घाव लिखा है। और यहाँ पे इरिथमा नोड्यूसम, लाल लाल गांठ जैसा, ठीक है, नोड्यूलर, नोड्यूसम है तो नोड्यूलर, और एरिथमा मतलब लाल, तो नाम ही बता रहे, एरिथमा रेड, नोड्यूसम गांठ, लाल लाल गांठ। तो एरिथमा नोड्यूसम ये स्किन मैनिफेस्टेशन है, और दूसरा पायोडर्मा गैंग्रीनोसम मतलब घाव, गैंग्रीन फॉर्म हो जाएगा। फिर कॉमन आई मैनिफेस्टेशन क्या क्या होता है इसका, क्रोन्स डिजीज़ का आयराइटिस एंड यूवियाइटिस, आयरिस का सूजन हो जाएगा, और यूवियाइटिस मतलब यूविया का जो एक पार्ट होता है ना, यूविया, सिलेरी बॉडी और ये सब, उन सब का सूजन हो जाएगा। मतलब यूविया उसी के पार्ट में आता है ना, आयरिस, सिलेरी बॉडी और पीछे रेटिना तक, तो उसी का सूजन हो जाएगा, तो यूवियाइटिस और आयराइटिस हो जाएगा। फिर जॉइंट मैनिफेस्टेशन भी इसमें कुछ होता है, तो इसमें होगा एंकाइलोजिंग स्पॉन्डियोलाइटिस, ठीक, इसका जॉइंट मैनिफेस्टेशन स्पाइन में एंकाइलोजिंग हो जाएगा। और पेरिफेरल एर्थराइटिस मतलब पेरीफेरी जॉइंट्स में सूजन होने लगेगा, सूजन और पेन, ठीक है, स्वेलिंग एंड पेन होने लगेगा। तो ये फ़ोटो और ये फ़ोटो से याद रखना क्रोन्स का कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डियोलाइटिस एंड पेरिफेरल एर्थराइटिस ये हो जाएगा। अब ये लास्ट है लीवर मैनिफेस्टेशन।